लीजिए सुनिए रवीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी बाहर और भीतर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। रसिक बिहारी रईस का लड़का है। इसी कारण वो जितना खर्च करना जानता है उतना क्या, उसका चौथाई भी उसने कमाना नहीं सीखा। फल ये हुआ कि पुश्तैनी अमीरी घर छोड़कर उसे किसी आश्रय के ढूंढने की जरूरत जान पड़ी। सुंदर सुकुमार नौजवान, गाने बजाने में सिद्धहस्त, कामकाज में बिल्कुल भोला, संसार के लिए बिल्कुल अनावश्यक रसिक बिहारी पहले जिस ठाट बाट से निकलता था उस ठाट बाट से निकलना तो दूर रहा, इस समय भोजनों के भी लाले देख पड़ते हैं, क्योंकि रसिक बिहारी ने पैसा पैदा करने वाली कोई विद्या नहीं सीखी। अंत को उसे अपना घर छोड़कर परदेश की हवा खानी पड़ी। इसी बीच में रसिक बिहारी के सौभाग्य से राजा रामेश्वर सिंह का इलाका कोर्ट ऑफ वार्ड से उनको मिल गया। उन्होंने अपने मनोरंजन के लिए एक नाटक मंडली बनाने का इरादा किया। घूमते फिरते रसिक बिहारी की वहां तक पहुंच हो गई। रसिक बिहारी देखने में सुंदर था, वो गीत बना लेता था और उसका गाना बहुत ही मधुर जान पड़ता था। इन बातों पर मुग्ध होकर राजा साहब ने आदर के साथ रसिक बिहारी को अपना मुसाहब बना लिया। राजा साहब बीए पास थे। उनमें किसी तरह का घमंड या मनमानी करने की सनक न थी। बड़े आदमी की मुसाहिब होकर भी वो नियमित समय पर, यहां तक कि नियत स्थान पर ही शयन भोजन आदि सब काम करते थे। रसिक बिहारी का एक आकर उनके लिए नशे के समान हो गया था। रसिक का गाना सुनने में और उनके एक्टिंग की आलोचना करने में अक्सर रसोई ठंडी हो जाने लगी। सोने के समय में भी व्यतिक्रम होने लगा। दीवान साहब कहने लगे, राजा साहब के स्वभाव में अगर कोई दोष है तो वो रसिक बिहारी पर रीझ जाना ही है। रानी साहब स्वामी से रस भरे रूसने के भाव से कहती थीं, ना जाने कहाँ से ये बला आ चिमटी है, आप इसके फेर में पड़कर अपने शरीर को बर्बाद कर रहे हैं, ना जाने कब ये बला जाएगी। राजा साहब जवान स्त्री के मुख से ये बातें सुनकर मन में खुश होते थे, हंसते थे, सोचते थे औरतें जिसे प्यार करती हैं केवल उसी को जानती हैं। स्त्रियों के शास्त्र में ये बात नहीं लिखी है कि जगत के अनेक गुणी लोग भी आदर के पात्र हैं। जिसके साथ उनका गठबंधन हुआ है वही गुणी है और उनका सारा आदर उसी के लिए है। स्वामी को भोजन के लिए आने में घंटे आध घंटे की देर होना असह्य है, लेकिन इसका कुछ ख्याल नहीं है कि स्वामी के आश्रित पुरुष को दूर कर देने से उसे भोजन नहीं मिलेगा। स्त्रियों का ये विवेकहीन पक्षपात दूषित हो सकता है, लेकिन राजा साहब उससे कुछ नाखुश नहीं हुए। इसके बाद वो कभी कभी रसिक बिहारी की अधिक बड़ाई करके रानी साहब को जलाते और मन ही मन खुश होते थे। ये राजा रानी की दिल्लगी रसिक बिहारी के लिए हानिकारक हुई। रानी के विमुख होने से रसिक बिहारी के खाने पीने के प्रबंध में गड़बड़ होने लगी। रईसों के नौकर ऐसे आश्रित भले आदमियों के सदा खिलाफ रहते हैं। रानी का मुंह पाकर वे तरह तरह से रसिक बिहारी का अपमान करने लगे, उपेक्षा दिखाने लगे। रानी ने एक दिन पुतुआ यानी नौकर के लड़के से डांट कर कहा, तू कहाँ गायब रहता है, काम के वक्त पता ही नहीं रहता। उसने कहा, सरकार राजा साहब के हुक्म से मुझे दिन भर रसिक बिहारी की ही सेवा में रहना पड़ता है। रानी ने कहा, तू भी बड़ा अहमक है, दिन भर वहां रहने की क्या जरूरत है, रोटी बनवा कर चला आया कर। दूसरे ही दिन से ये हाल हो गया कि रसिक बिहारी की रसोई में जूठन पड़ी भिनभिनाया करती थी। घंटों पुकारने पर भी पुतुआ का पता न चलता था और एक एक चीज के लिए 100 बार कहना पड़ता था। अभ्यास न होने पर भी रसिक बिहारी कभी कभी अपने हाथ से चौका बर्तन कर लेता था और कभी कभी रोटी न बनाकर भूखा ही रह जाता था। इन बातों के लिए राजा साहब से शिकायत करना रसिक बिहारी के स्वभाव के विरुद्ध बात थी। किसी नौकर से झगड़ा करके अपने अनादर का मौका उसने कभी नहीं दिया। इस तरह रसिक बिहारी का बाहर से आदर और भीतर से अनादर बढ़ने लगा। इधर सुभद्रा हरण नाटक की रिहर्सल चल रही थी। खेलने वाले लोग तैयार हो गए। दशहरे के दिन राजा साहब की बड़ी बाराहदरी में खेल हुआ। राजा साहब ने कृष्ण का पार्ट लिया और रसिक बिहारी ने अर्जुन का। अर्जुन का जैसा गला है वैसा ही रूप है, वाह वाह कहकर दर्शक लोग प्रसन्नता प्रकट करने लगे। सहेची पर चिकों में रानी साहब भी बैठी थीं। रात को राजा साहब ने आकर रानी से पूछा, कैसा नाटक हुआ। रानी ने कहा, रसिक बिहारी तो खूब अर्जुन बना था, उसका चेहरा बड़े घर के लड़कों जैसा है और आवाज भी बड़ी अच्छी है। राजा ने दिल्लगी के तौर पर कहा, और मेरा चेहरा शायद धोबियों के जैसा है,
और आवाज भी बुरी है। तुम्हारी बात अलग है, कहकर रानी फिर रसिक बिहारी की चर्चा करने लगी। राजा साहब इससे भी अधिक जोश के शब्दों में रानी के आगे रसिक के गुण गा चुके हैं, लेकिन आज रानी के मुंह से उसकी इतनी सी प्रशंसा सुनकर उन्हें जान पड़ा कि रसिक में गाने बजाने का जितना गुण है, उससे कहीं अधिक बढ़ाकर मूर्ख लोग उसकी तारीफ करते हैं। उसका चेहरा क्या है और गले की मिठास ही क्या है। कुछ समय पहले राजा साहब भी इसी मूर्ख मंडली में थे, लेकिन एक ही दिन में उनकी विवेचना शक्ति इतनी बढ़ गई। दूसरे ही दिन से रसिक बिहारी के खाने पीने का अच्छा प्रबंध हो गया। रानी ने राजा से कहा, रसिक बिहारी को किसी अच्छे मकान में रखना चाहिए। बाहर की कोठरी में उसे तकलीफ मिलती होगी। 1000 हो, वो भी रईस का लड़का है। राजा ने संक्षेप में रानी की बात उड़ा दी। कहा, हाँ। रानी ने अनुरोध किया, राजकुमार की पसनी के अवसर पर फिर एक बार नाटक होना चाहिए। राजा ने जैसे सुना ही नहीं। एक दिन राजा ने पुतुआ को इसलिए डांटा कि उसने अंगूछा क्यों नहीं छांटा। उसने कहा, क्या करूं, रानी साहब के हुक्म से दिन रात रसिक बिहारी बाबू के पास रहना पड़ता है। राजा ने खफा होकर कहा, हिश, रसिक बाबू कहीं के नवाब हैं कि अपने हाथ से बर्तन नहीं मांज सकते। रसिक बिहारी का फिर वही हाल हो गया। रानी ने राजा से कहा, जहां आप बैठकर रसिक का गाना सुनते हैं, वहां मैं भी चिक्की आड़ में ऊपर के कमरे में रहना चाहती हूं। मुझको रसिक का गाना अच्छा मालूम पड़ता है। राजा उसी दिन से पहले की तरह यथा समय शयन भोजन करने लगे। अब गाना बजाना नहीं होता। राजा साहब जमींदारी का कामकाज दोपहर को देखते थे। एक दिन जरा पहले ही फुर्सत मिल जाने के कारण राजा ने भीतर जाकर देखा कि रानी साहब कुछ पढ़ रही हैं। राजा ने पूछा, वो क्या पढ़ रही हो? रानी ने कुछ लज्जित होकर कहा, मैंने ये रसिक के गाने की किताब लौंडी भेजकर मंगाई है। एक आध गाना याद करूंगी। तुम्हारा शौक तो एकदम जाता ही रहा। गाना बजाना तो सुनने को मिल नहीं सकता। उस समय रानी को किसी ने ये याद नहीं दिलाई कि बहुत पहले राजा साहब के शौक को जड़ से उखाड़ डालने के लिए तुमने भी तो चेष्टा की थी। दूसरे ही दिन राजा ने रसिक बिहारी को विदा कर दिया। उन्होंने इस बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया कि ये दुर्दशाग्रस्त भले आदमी का लड़का कल क्या खाएगा। केवल इतना ही दुख रसिक बिहारी को नहीं हुआ। इतने दिनों पास रहने से रसिक बिहारी को राजा से सच्चा स्नेह हो गया था। तनख्वाह की अपेक्षा राजा का स्नेह उसके लिए कीमती हो गया था। रसिक बिहारी बहुत सोचने पर भी ये न जान सका कि कौन ऐसी चूक पड़ी जो राजा साहब इतना नाराज हो गए। एक लंबी सांस लेकर तंबूरे पर गिलाफ चढ़ाकर रसिक बिहारी चला गया। जाते समय बचे हुए दोनों रुपए पुतुआ को इनाम में देता गया। अभी आप सुन रहे थे रबीन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी बाहर और भीतर, मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।